26 साल की एक लड़की जिसका नाम मुस्कान रस्तोगी है, वो इस कदर नशे और हवस का शिकार हो जाती है जिसके कारण वो एक अच्छे खासे घर से पढ़ा लिखा पति, जो कमाने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, उसे किस तरह से टुकड़ों में काट देती है और एक ड्रम में पैक कर देती है, वो भी सीमेंट से। जब सौरभ की, जो मुस्कान का पति था सौरभ राजपूत, उसकी लाश को निकाला जाता है, तब उसकी लाश को निकालने के लिए भी लोगों को सोचना पड़ रहा था कि इस जमे हुए सीमेंट से सौरभ को बाहर कैसे निकाला जाए। लेकिन वो 26 साल की मुस्कान के दिमाग में क्या चल रहा था, क्या प्लानिंग थी, क्यों उसने ऐसी वारदात को अंजाम दिया, जबकि उसने खुद अपनी मर्जी से सौरभ से शादी की थी, वो भी लव मैरिज किया था, फिर भी वो क्यों अपने पति की जान लेने पे आमादा हो गई थी, वो भी इतना ज़्यादा भयानक तरीके से। आज सारी बातें डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे कि ये जो मुस्कान है वो इस षड्यंत्र का किस तरह से बहुत सालों से, बहुत महीनों से साजिश कर रही थी और किस तरह से मुस्कान के चुंगल में सौरभ फंसता चला गया। मुस्कान रस्तोगी मेरठ की रहने वाली थी। मेरठ में ब्रह्मपुरी नाम का एक जगह है और इसी ब्रह्मपुरी में इंदिरा नगर नाम का एक जगह है, जहां से सटा हुआ एक कॉलोनी है जिसे मास्टर कॉलोनी कहा जाता है। इस मास्टर कॉलोनी में ही ये जो मुस्कान रस्तोगी है वो रहा करती थी और इस पूरे कहानी की शुरुआत होती है 2016 से। मुस्कान एक स्कूल में पढ़ाई कर रही थी और जहाँ पे उसने 9th क्लास तक पढ़ाई की, 9th का एग्ज़ाम दिया और 9वीं में वो फेल हो गई। उसके बाद उसने पढ़ाई लिखाई करना छोड़ दिया, वो घर पे फ्री बैठी रहती थी। उसके पास एक मोबाइल था और मोबाइल में वो अपना टाइम पूरा ही बिताती रहती थी। इस दौरान उसकी मुलाकात होती है सौरभ राजपूत से। सौरभ राजपूत उसके घर के काफ़ी करीब ही रहता था, काफ़ी ज़्यादा दूरी नहीं थी दोनों के घर में। इन दोनों की जो मुलाकात होती है वो मुस्कान के नाना के घर पे होती है और एक ही नज़र में, चूँकि मुस्कान सुंदर दिखती थी, इस वजह से सौरभ जो है उसके तरफ आकर्षित हो जाता है और उसके बाद दोनों के बीच में अफेयर शुरू हो जाते हैं। नंबर एक्सचेंज होता है, काफ़ी दिनों तक, लगभग 1 साल तक दोनों अफेयर करते हैं। बहुत ही अच्छे से दोस्ती होती है, दोस्ती प्यार में बदलती है। उसके बाद दोनों ही अब साथ में रहना चाहते थे, लेकिन सौरभ के लिए सबसे बड़ी एक मुसीबत थी कि मुस्कान जो थी उस समय बालिग नहीं थी, जिस वजह से अब मुस्कान सौरभ को बार बार उकसाती थी कि वो उससे शादी कर ले, लेकिन सौरभ इंतज़ार कर रहा था उसके बालिग होने का। लेकिन जब मुस्कान सौरभ को बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है तो एक दिन अचानक जो मुस्कान होती है वो थोड़े बहुत कपड़े डालती है बैग के अंदर और उसके घर में सोते हुए माँ बाप को छोड़कर घर से निकल जाती है। इधर सौरभ भी था, वो मजबूर था मुस्कान के प्यार में, इस वजह से मुस्कान को वो लेता है और सीधे जाकर कि वो शादी कर लेता है। शादी के खिलाफ इन दोनों के ही परिवार वाले थे, यानी सौरभ का परिवार, जो कि मुस्कान के परिवार से ज़्यादा सक्षम था। उनका एक बहुत ही अच्छा घर है, ज़मीन जायदाद है और पूरा भरा पूरा परिवार है। वो कभी भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रहे थे, वो बिल्कुल खिलाफ थे। और इधर मुस्कान के परिवार वाले भी लगातार मुस्कान को ढूंढ रहे थे और सौरभ के घर वालों के खिलाफ केस भी दर्ज करा दिया था। लिहाजा जो पुलिस वाले हैं वो इस केस में मुस्कान के परिवार वालों को लगातार परेशान करते रहते थे, बार बार उनके घर जाते थे और सौरभ और मुस्कान का पता मांगते रहते थे। इसकी वजह से एक दिन बहुत प्रेशर में आकर के सौरभ के घर वालों ने मुस्कान को एक्सेप्ट कर लिया और उन दोनों को घर बुला लिया। घर के दूसरे महले पे एक कमरा दे दिया गया, मुस्कान उसमें रहती थी, लेकिन वो एक अजीब नेचर की लड़की थी। सौरभ की माँ का कहना है कि उसे एक घर दिया, उसे एक कमरा दिया, उसे एक भरा पूरा परिवार दिया और हम तमाम वो सारी चीज़ें कर रहे थे जो मुस्कान के लिए सही था। हम जितना कर सकते थे उसकी मदद करते थे, लेकिन फिर भी मुस्कान एक अजीब नेचर की लड़की थी। वो काफ़ी ज़िद्दी थी, अपने जो खुले विचार थे उसके, वो काफ़ी ज़्यादा जो रिस्ट्रिक्शन में है रहना नहीं चाहती थी। इस वजह से वो अपने घर में, ससुराल में ठीक से नहीं रहती थी। कई बार वो लड़ाई झगड़े करती थी, कई बार वो पुलिस बुलवा लेती थी, कई बार वो बर्तन पटकने लगती थी। इस तरह के व्यवहार उसके ससुराल वालों के लिए
प्रति रहते थे। अब इससे तंग आकर ससुराल वाले जो थे वो एक दिन डिसाइड करते हैं 2018 में कि सौरभ और मुस्कान इस घर से चले जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं सौरभ भी परेशान होता था इन सभी चीज़ों से। इधर जब मुस्कान से सौरभ की मुलाकात हुई थी तब वो मर्चेंट नेवी में सौरभ काम करता था, लेकिन शादी के 1 साल के बाद ही उसकी जॉब जो है वो कुछ महीने चली, लेकिन उसके बाद उसे वो जॉब छोड़नी पड़ी, क्योंकि यही झगड़े लड़ाई के चक्कर में जो सौरभ था वो अपनी जॉब भी कंटिन्यू नहीं कर पाता है, और लिहाजा दिन ब दिन सौरभ की आर्थिक स्थिति भी खराब होती चली जाती है और मुस्कान और सौरभ 2018 में अपने परिवार से अलग हो जाते हैं। अब जब ये दोनों ही परिवार से अलग होते हैं तब सौरभ की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी और इसने एक रूम का किराए का घर लिया। इसमें मुस्कान को उसने रखा, जितना हो सकता था सौरभ से वो सब कुछ वो कर सकता था, कर पाता था। इस तरह से घर चल रहा था। कई बार खर्च के लिए मुस्कान के घर वाले भी जो हैं मदद कर देते थे। इधर मुस्कान प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद 9 महीने बाद वो एक बच्ची को जन्म देती है। जब उसके घर में बच्ची की किलकारी घुसती है तब सौरभ के घर वाले थोड़ा फिर से बातचीत करना शुरू कर देते हैं और सौरभ अपने घर आना जाना शुरू कर देता है, लेकिन मुस्कान वापस सौरभ के घर नहीं जाती है, ये किराए के मकान में ही रहती है। इधर सौरभ की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जैसे तैसे घर परिवार चल रहा था और मुस्कान को अब यहाँ से शुरू होता है एक शौक हीरोइन बनने का, यानी कि वो एक्ट्रेस बनना चाहती थी, फिल्म दुनिया में जाना चाहती थी। इस दौरान उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है और जिस वजह से वो 7-8 दिन के लिए घर से फिर बिना बताए चली जाती है, लेकिन 7 दिन बाद जैसे ही पुलिस के पास ये खबर जाती है, सौरभ बताता है, बहुत गुस्से में रहता है। पुलिस ढूंढकर मुस्कान को लाती है और मुस्कान फिर से सौरभ से माफ़ी मांग लेती है। इस दौरान सौरभ ने सोच लिया था कि अब वो मुस्कान के साथ नहीं रहेगा और ये साल था 2022 का। उस समय उसने डिवोर्स के लिए भी डिवोर्स फाइल किया था, जिसके बारे में सौरभ ने अपने घर वालों को बताया था, अपने बड़े भाई को बताया था। लेकिन मुस्कान और मुस्कान के परिवार वाले लगातार इन दोनों के रिश्ते में जो दरार आई थी उसे भरने की कोशिश करते हैं, सौरभ को समझाते हैं और सौरभ जो था वो मुस्कान से बहुत प्यार करता था, जिस वजह से उसने मुस्कान को माफ़ कर दिया और फिर से वो दोनों एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। इसके बाद ही सौरभ को एक जॉब लगती है और वो भी लंदन में, यानी यूके में उसकी एक जॉब लगती है और वो इस जॉब को लेना चाहता था, ज्वाइन करना चाहता था, जिसकी वजह से उसने परिवार वाले से मदद मांगी। उसने अपना पासपोर्ट वीज़ा लिया और वो इस जॉब के लिए जाने की कोशिश करने लगा और वो लंदन पहुंच भी गया। इधर अब मुस्कान खाली बैठी थी, मोबाइल में लगी रहती थी, छोटी सी बच्ची को बार बार अपने नानी के घर छोड़ आती थी और इधर वो अपने ऐशो आराम में समय बिताती रहती थी। और धीरे धीरे एक दिन फेसबुक चलाते हुए उसकी नज़र पड़ी उसके ही कुछ स्कूल के दोस्तों पे, और ये एक ग्रुप था जो कि उसी के स्कूल के एक फ्रेंड ने बनाया था। इस ग्रुप को मुस्कान ने ज्वाइन कर लिया और इसी में जब वो सारे ही दोस्तों को देख रही थी जो उसके स्कूलमेट थे, उसमें एक लड़का मिलता है जिसका नाम होता है साहिल शुक्ला। अब ये जो साहिल होता है वो पर्सनालिटी से थोड़ा अच्छा था, इस वजह से एक बार जो है साहिल और मुस्कान की पहले तो चैटिंग होती है, फिर ये दोनों जो है कॉमन फ्रेंड के थ्रू ही एक मॉल में मिलते हैं और इसके बाद जैसे जैसे बात आगे बढ़ती जा रही थी, फ़ोन पे दोनों बात कर रहे थे, वैसे वैसे मुस्कान अब साहिल की तरफ अट्रैक्ट होती जा रही थी। लिहाजा उसने इस मौके का फ़ायदा उठाया। इधर पति भी सौरभ नहीं था घर पे और जिस वजह से उसे पूरा मौका था अपनी इस षड्यंत्र को रचने का। यहीं से उसने अपने जो अफेयर की शुरुआत की शादी के बाद गैर मर्द के साथ वो शुरू कर दी और साहिल को भी पता था कि ये जो लड़की है ये सुंदर है, पहले से भी वो स्कूल में इसे पसंद करता था, अब उसका पति भी उसके साथ नहीं रहता है, तो अब जो है अट्रैक्शन दोनों का काफ़ी बढ़ गया। ये दोनों घर आने जाने लगे क्योंकि जो लड़की थी वो घर पे अकेले रहती थी मुस्कान, और अपनी बच्ची को हर शनिवार रविवार वो घर छोड़ाती थी उसके माँ बाप के पास जो कि कुछ ही दूरी पे रहते हैं, और यहाँ पे अकेले मुलाकात जो है साहिल के साथ करती थी। और इस बीच में साहिल जो था वो नशा करता था, जिस वजह से उसने मुस्कान को भी नशा ऑफर किया। उसने गांजा दिया, उसने सिगरेट दिया, उसने शराब दिया, उसने
सब कुछ पीना शुरू कर दिया। दोनों खूब नशा करते थे, खूब अय्याशियाँ करते थे और ऐसा करते करते एक दिन अय्याशी इतनी बढ़ गई कि जो लैंडलॉर्ड थे, जिस मकान में किराए से मुस्कान रहती थी, उनकी नज़र इन दोनों पे पड़ जाती है। उन्हें जब भनक होती है इस बारे में तब वो सौरभ को बताते हैं और जब सौरभ को बताते हैं तो फिर से गुस्सा हो जाता है। फिर से मुस्कान के परिवार वालों को ये कहता है कि कोई उससे मिलने आता है रात को। हद तो तब बढ़ जाती है जब एक दिन मुस्कान की माँ आती है रात को, सौरभ के कहने के वजह से कि उसके घर पे कोई है, तुरंत जाकर देखो। और मुस्कान के घर आने के बाद मुस्कान गेट नहीं खोलती है और कहती है कि तुम भी मुझ पे शक कर सकते हो मेरे पति के जैसे, पर मैं गेट नहीं खोलूंगी। और शायद उस समय उसके कमरे के अंदर साहिल भी मौजूद था, इस वजह से उसने कमरा नहीं खोला। अब अगर मैं एक लड़की की मानसिकता बताऊं तो कुछ लड़कियां पढ़ लिख कर अपना नाम रोशन कर लेती हैं दिमाग का इस्तेमाल करके, और कुछ लड़कियां जब पढ़ लिख नहीं पाती हैं तो उसका दिमाग अगर बुरे काम में लगे तो वो कितना बड़ा साजिश सोच सकती हैं और उसे साजिश को एग्जीक्यूट कर सकती हैं, वो इस कहानी में नज़र आता है। मुस्कान पूरी तरह से गलत रास्ते पे चली गई थी, उसकी एज भी कम थी, लेकिन वो टोटली अपना दिमाग का संतुलन खो बैठी थी। खूब नशा करती थी, खूब अय्याशी करती थी, साहिल के साथ समय बिताती थी। और इधर अब उसे पता चलता है 2025 में कि उसका जो पति लंदन गया था वो अब वापस आने वाला है, क्योंकि उसका जो है पासपोर्ट रिन्यूअल उसे कराना है और साथ ही 25 अप्रैल को वो घर आने वाला था। साथ ही सौरभ को अपनी बेटी का बर्थडे भी मनाना था जो कि 28 फरवरी को था, और मुस्कान यानी उसकी पत्नी का जो बर्थडे था वो 25 फरवरी को था। लिहाजा वो अब टिकट ले करके लंदन से इंडिया आने का सोचता है। वो इंडिया में दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड करता है 24 फरवरी को, और जैसे ही उसकी लैंडिंग होती है अब यहीं से मुस्कान की बेचैनी बढ़ने लगती है। वो ये सोचती है कि अब सौरभ के आने के बाद ना ही उसका अवैध संबंध साहिल से चलेगा और ना ही वो नशा कर पाएगी। इस वजह से वो उसी दिन से सोच लेती है कि सौरभ को रास्ते से हटाना पड़ेगा, और सौरभ को इस बारे में भनक भी नहीं होने देती है। वो उससे काफ़ी हंस के बातचीत करती है, वो काफ़ी उसकी बेचैनी से इंतज़ार कर रही है, इस तरह से बताती है। सौरभ जब घर आता है तब वो अपनी बीवी का बर्थडे मनाता है, फिर वो अपनी बेटी का बर्थडे मनाता है, जिसके कुछ वीडियोज़ भी वायरल हुए हैं। और जिस दिन उसकी बेटी का बर्थडे होता है उसी दिन मुस्कान जो पहले से साजिश कर चुकी थी, वो कुछ नशे की दवाइयाँ लेकर के आई थी मेडिकल स्टोर से, और वो एंजाइटी का बहाना करके एक डॉक्टर से आयुर्वेदिक इलाज के दौरान कुछ मेडिसिन लिखवाई थी, जिसकी वजह से कोई भी इंसान अगर ऐसे मेडिसिन खाता है तो उसे नींद आ जाती है। सौरभ उस दिन काफ़ी थक गया था, और बर्थडे मनाने के बाद जब पार्टी ख़त्म होती है तो शराब का ऑफ़र जो है पैक बना करके ये जो लड़की होती है वो अपने पति को देती है, लेकिन सौरभ उस दिन शराब पीने से मना कर देता है। उसकी पहली साजिश यहीं पे फेल हो जाती है। फिर वो दूसरा जो डेट होता है वो सेलेक्ट करती है 3 मार्च का, और वो दिन इसलिए सेलेक्ट करती है क्योंकि उसकी छोटी सी जो बच्ची थी उसके एग्ज़ाम चल रही थी, और एग्ज़ाम 3 मार्च को लास्ट ख़त्म होने वाला था, और फिर वो उसे नानी के घर भेजने वाली थी। होता भी कुछ ऐसा ही है। सौरभ जो था उस दिन 3 मार्च को बेटी को नानी के घर भेजता है, पहुंचाता है खुद जाकर के, उसके बाद खुद के माँ के घर से वो कोफ्ता लेकर के आता है, क्योंकि कोफ्ता उसका फेवरेट डिश था। कोफ्ता लाता है घर पे और अपनी बीबी को देता है कि वो इसे परोस दे थाली में। बस यहीं पे मुस्कान को फिर से दूसरा मौका मिलता है। वो नशीली जो दवाई थी वो इस कोफ्ते में मिला करके सौरभ को खिला देती है, और लगभग 11-12 बजे के टाइम पे रात में सौरभ को नींद आ जाता है। वो गहरी नींद में जैसे ही सोता है अब मुस्कान अपना फ़ोन उठाती है और सीधे अपने बॉयफ्रेंड साहिल को फ़ोन कर देती है। जब साहिल फ़ोन उठाता है उसे सीधे घर आने के लिए कहती है, और उन्हें अब सौरभ का मर्डर करना था। इधर तुरंत ही साहिल आनन फानन में मुस्कान के घर पहुंच जाता है, और पहले से ही मुस्कान 2 चाकू 800 रुपये में खरीद के लाई थी मार्केट से, ये बहाना करके कि चिकन उसे काटना है घर जाकर। इसके बाद अब इन चाकुओं का इस्तेमाल किया जाता है। मुस्कान ये चाकू जो छुपा कर रखी थी उसे लेकर के आती है, साहिल को देती है, लेकिन साहिल कहता है कि नहीं, पहला वार जो है वो अपने पति का तुम करोगी, क्योंकि वध तुम्हें करना है।
और इसके बाद जो है मुस्कान को चाकू पकड़ाता है, फिर उसके मुस्कान के हाथ को जोर से पकड़ता है खुद से और सौरभ के सीने में बाएं तरफ 3 बार लगातार वार करता है और सौरभ वहीं दम तोड़ देता है। इसके बाद उसके बॉडी को साहिल वॉशरूम में लेकर के जाता है। वहाँ पे जाने के बाद दोनों हथेलियाँ पहले काटता है, फिर सौरभ के गले को भी काट देता है। कटा हुआ सर हथेली जो है वो एक बैग में रखता है। 2 बैग का इंतज़ाम पहले से किया हुआ था। एक दूसरे बैग में धर रखता है। धर को जो एक पेटी थी, पलंग पेटी, जो एक बेड था, उसके बॉक्स के अंदर रख देता है। मुस्कान को कहता है तुम सो जाओ और उसके सर को, उसके हथेली को लेकर के अपने कमरे पे चला जाता है। इसके बाद करीब 3 बजे का समय होता है रात का और मुस्कान को घबराहट, डर सी होने लगती है। फिर वो भी जो है सौरभ के घर चली जाती है। फिर वो भी जो है साहिल के घर चली जाती है। दोनों रात भर घर पे साहिल के सोते हैं। उसके बाद सुबह लगभग 9 बजे वापस आते हैं मुस्कान के घर। वो जो कटा हुआ धर था उसे निकालते हैं, उसके बाद ठिकाने लगाने का अब यहाँ से प्लान करते हैं। मुस्कान को साहिल बोलता है एक बड़ा सा डब्बा लेकर के आओ जिसमें कि अनाज या फिर पानी रखा जाता है। काफ़ी बड़ा डब्बा होता है वो लेकर के आओ, साथ ही सीमेंट के बोरे लेकर के आओ। ये दोनों ही चीज़ों के लिए मुस्कान शॉपिंग पे जाती है, फिर दोनों चीज़ों को लेकर के आती हैं और अब घुटने को मोड़ कर धर को उस डब्बे के अंदर रखा जाता है और सीमेंट के घोल से बाकी की जो चीज़ें होती हैं, जो चाकू होता है, जो सर होता है, जो हथेली होती है, वो भी उसमें भरकर सीमेंट से पैक करके लगभग ये सारी चीज़ें करने में इनको शाम 4 बज गए थे और ये दिन था 4 मार्च का। शाम 6 बजे के करीब मुस्कान और साहिल एक कैब बुक करते हैं और फिर उसके बाद ये सीधे चले जाते हैं हिमाचल प्रदेश और वहाँ उतरने के बाद ये सीधे शिमला जाते हैं। वहाँ 3 दिन रुकते हैं। फिर ये मनाली जाते हैं। मनाली में भी ये 3 दिन रुकते हैं और उसके बाद ये बर्फ़ वादियों में घूमने के बाद फिर 17 मार्च को ये घर वापस आते हैं। मुस्कान ने इस दौरान जो 11 मार्च को है साहिल का बर्थडे भी मनाया था शिमला में। इसके बाद उसने होली भी मनाई थी। इसके बाद जब वो 17 मार्च को घर वापस आती है तो प्लान करके आई थी कि वो अपने माँ बाप को या रिश्तेदारों को ये समझा देगी कि सौरभ का मर्डर जो है उसके घर वालों ने किया, उसके भाई ने, जीजा ने, उसके जो बहन है उसने किया है। और इस प्लानिंग के साथ वो घर इसलिए भी आती है क्योंकि उसने जो बॉक्स के अंदर जो बॉडी है उसको पैक किया था वो बदबू ना मारने लग जाए, किसी को पता ना लग जाए। और इसके बाद जो रिश्तेदार थे वो बार बार उसे मैसेज करते थे, कॉल करते थे। वो पुरानी तस्वीरें सौरभ की निकाल के, कभी वो गया था कश्मीर तभी की डाल रही थी और बाकायदा उसके फ़ोन से चैटिंग भी कर रही थी। उसके सिस्टर को, उसके ब्रदर को कह रही थी कि होली में नहीं आ पाएंगे मिलने, बेटी को नहीं ला पाए क्योंकि वो बीमार हो जाती, ठंडी काफ़ी ज़्यादा है। इस तरह से वो चैटिंग कर रही थी। 17 तारीख को वो काफ़ी उदास सी चेहरे में अपने घर पहुंची। वो सीधे अपने घर नहीं गई, सीधे माँ बाप के घर गई। वहाँ जाकर पहले बेटी से मिली, फिर माँ ने जब पकड़ लिया कि काफ़ी उदास है, रो रही है, फिर माँ ने पूछा कि उसका दामाद कहाँ है, सौरभ कहाँ है, क्योंकि वो बोल रही थी कि वो साथ में ही गया है घूमने के लिए शिमला। लेकिन फिर अब बेटी बताती है मुस्कान कि वो मर चुका है और जो साजिश उसने प्लानिंग की थी दिमाग में कि हाँ उसके रिश्तेदारों ने यानी उसके ससुराल वालों ने ऐसा किया है। घर वाले इस पे शक करते हैं, वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और पुलिस स्टेशन जाते जाते ही फिर वो सच्चाई भी बताती है और यही सच्चाई वो उधर पुलिस वालों को भी बताती है। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। एक लड़की मुस्कान जो कि केवल 26 साल की थी, उसका बॉयफ्रेंड जो कि 27-28 साल का है और जो उसका पति 29 साल का था, मुस्कान कैसे इन दोनों का फ़ायदा उठाती है, कैसे वो अकेलापन दूर करने के लिए साहिल का इस्तेमाल करती है और उससे एक मर्डर करवा देती है। जो लड़की है वो काफ़ी ज़्यादा शातिर है, ऐसा तमाम जो है इन्वेस्टिगेशन में पता चल रहा है। वो साहिल को भी उस्काती थी, वो सौरभ को भी कंट्रोल में रखती थी। साथ ही जो साहिल है वो ब्लैक मैजिक पे बिलीव करता है। वो अपनी मरी हुई माँ से जो है वो बातें करना चाहता है, उसके आत्मा से जुड़ना चाहता है। वो थोड़ा अंधविश्वासी है। वो जिस कमरे में रहता था किराए के, उसमें काफ़ी सारे उसने ब्लैक मैजिक के पोस्टर्स बना रखे हैं। तो ये जो टोटल मामला है, टोटल कहानी है, वो प्यार, अंधविश्वास और अवैध संबंध पे टिकी हुई है। और ये एक ऐसा नज़ीर है जो समाज में
जो हमारे युवा हैं उनकी मानसिकता को दर्शाता है। किस तरह से लोग छोटे छोटे लालच में पड़ के, अंधविश्वास में पड़ के कत्ल कर देते हैं। लेकिन यहीं तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है। जो मुस्कान है और जो साहिल है वो पुलिस की गिरफ्त में है। इन दोनों को नशे की इतनी ज़्यादा आदत है कि ये जेल में भी नशा मांग रहे हैं पुलिस वालों से, और साथ ही इन्हें जो है रिहैब सेंटर जेल के अंदर जो है नशा मुक्ति उसके अंदर भेजा गया है, जहां पे 12 से 15 दिन में उम्मीद की जा रही है कि इनकी नशे की लत छूट जाएगी। फिर इन्हें रिमांड पे लिया जाएगा, फिर तमाम और भी इन्वेस्टिगेशन किए जाएंगे कि इस मर्डर के पीछे क्या मोटिव था, क्या चल रहा था इनके दिमाग में, और भी चीज़ें इस केस में खुलकर सामने आ सकती है। लेकिन जब भी ऐसा केस, ऐसी वारदात समाज में सुनने को मिलता है तो एक डर होता है और एक विश्वास का कैसे कत्ल होता है इस कहानी में बहुत ही अच्छे से समझा जा सकता है। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद आप सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। कहानी का सुनाने का मकसद बस इतना ही होता है कि आप जहां भी रहें सचेत रहें, जागरूक रहें, अपने आप को सुरक्षित रख सकें। तो ये कहानी यहीं तक थी। अगर आप ऐसे ही रियल स्टोरीज सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगली मुलाकात नई किसी कहानी के साथ होगी। धन्यवाद।